शाम संगीत अकादमी में आपका स्वागत है। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो 1842 के पेरिस से शुरू होकर हाँ, और सीधे भारत के शास्त्रीय संगीत तक जाती है। मतलब अगर हम कल्पना करें ना कि पेरिस में एक फ्रांसीसी आविष्कारक हवा की धौंकनी वाला एक वाद्य यंत्र बनाता है बिल्कुल और कोई सोच भी नहीं सकता था कि लगभग 100 साल बाद ये विदेशी यंत्र भारतीय भजनों और कव्वालियों की एकदम आत्मा बन जाएगा। सही कहा। तो आज की इस चर्चा में हम केवल कला और संस्कृति का इतिहास नहीं खंगाल रहे हैं, बल्कि उन तंत्रों, विज्ञान और कहानियों को डिकोड कर रहे हैं जो असल में ध्वनि को संगीत बनाते हैं। और ये परिप्रेक्ष्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अगर हम EMRS, KVS, NVS या MPTT जैसी परीक्षाओं को देखें, DSSB भी। हाँ बिल्कुल। इन सभी राज्य या केंद्रीय शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के जनरल स्टडीज पेपर में भारतीय कला एवं संस्कृति एक ऐसा स्तंभ है जिसे लांघा नहीं जा सकता। लेकिन हम अक्सर इस विषय को बहुत ही स्थिर या स्टैटिक मान लिया जाता है ना? जैसे कि ये बस रटने वाली ऐतिहासिक जानकारी हो। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये विषय लगातार अपना रूप बदल रहा है। अरे बिल्कुल। जैसे इस सैद्धांतिक विषय में करंट अफेयर्स का तड़का तब लगा जब 2017 में संदीप दास जी ने तबला वादन के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता। सही कहा। अचानक से एक प्राचीन वाद्य यंत्र अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया और परीक्षाओं के लिए यह एक डायनेमिक प्रश्न बन गया। तो अगर इसे एक नजरिए से देखा जाए तो इन परीक्षाओं की तैयारी करना भी मुझे लगता है किसी वाद्य यंत्र को ट्यून करने जैसा ही है। बिल्कुल सटीक उपमा है। अगर जानकारी सही आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पर ट्यून नहीं है तो सफलता का सुर कभी नहीं लगेगा। एकदम सही। और इसी ट्यूनिंग का सबसे पहला और प्रामाणिक ढांचा हमें भरत मुनि के ग्रंथ से मिलता है, जिसे हम 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी सन के बीच संकलित किया गया था। अच्छा, आप नाट्यशास्त्र की बात करें? हाँ, परीक्षा के नजरिए से सीधे तौर पर यह प्रश्न उभरता है कि वाद्य यंत्रों का सबसे पुराना वर्गीकरण कहाँ से आता है। नाट्यशास्त्र में ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर वाद्यों को 4 स्पष्ट वर्गों में बांटा गया है। यानी तत्वाद्य जो तारयुक्त होते हैं, अवनद्ध वाद्य जो चमड़े या झिल्ली वाले होते हैं, हाँ, और शुशिर वाद्य जो वायु या हवा से बचते हैं, और घन वाद्य जो ठोस आघात वाले होते हैं। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक स्वाभाविक सा सवाल आता है। मतलब हम एक ऐसे युग में हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइजर्स और डिजिटल साउंड बोर्ड्स का राज है। तो क्या 2000 साल पहले केवल प्राकृतिक सामग्रियों को देखकर किया गया ये वर्गीकरण आज के आधुनिक डिजिटल वाद्य यंत्रों पर लागू हो सकता है? ये एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम ध्वनि विज्ञान या एकॉस्टिक्स के नियमों पर गौर करें, हाँ। तो ध्वनि उत्पन्न होने के लिए माध्यम में कंपन यानी वाइब्रेशन होना अनिवार्य है। भरत मुनि ने उसी कंपन के स्रोत को आधार बनाया था। अच्छा, तो मतलब भले ही आज का सिंथेसाइजर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से सिग्नल बनाता हो? बिल्कुल, लेकिन जब वो सिग्नल स्पीकर तक पहुंचता है तो वो स्पीकर के पर्दे को हवा में कंपित करता है। भौतिकी का वो मूल सिद्धांत आज भी वही है। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। इसी वैज्ञानिक गहराई के कारण नाट्यशास्त्र के 33वें अध्याय में, जहां मृदंग और अन्य वाद्यों की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन है, हाँ। वहां ध्वनि के जो सिद्धांत रचे गए वो आज भी अकाटते हैं। इसका मतलब है कि तकनीक बदल गई लेकिन ध्वनि का व्याकरण वही रहा। तो अब इस व्याकरण के पहले अध्याय की ओर रुख करते हैं, तत्वाद्य। हाँ, तत्वाद्य यानी वे वाद्य जो तारों के कंपन से सुरों को जन्म देते हैं। किसी भी राग की सुरीली पुकार इन्हीं तारों के खिंचाव से पैदा होती है। और तारों के इस खिंचाव का भी अपना एक पूरा विज्ञान है। ऐतिहासिक ग्रंथ संगीत रत्नाकर को अगर खंगालें तो पता चलता है कि तारों की संख्या को लेकर हमेशा से प्रयोग होते रहे हैं। सही कहा। जहां भरत ने 7 तारों का प्रयोग किया, वहीं शारंगदेव ने 29 तारों तक का विस्तार किया था। 29 तार? मतलब तारों की संख्या और उनका तनाव ही ये तय करता है कि ध्वनि कितनी गहरी या तीक्ष्ण होगी। बिल्कुल। और जब हम इसके व्यवहारिक रूप को देखते हैं तो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में सितार सबसे प्रमुख एकल वाद्य के रूप में उभरता है। सितार की बनावट सच में बहुत खास है। ये केवल लकड़ी और धातु का जोड़ नहीं है। इसमें तून की लकड़ी, धातु के तार, एक गोल तुमड़ी और चिंकरी का विशेष उपयोग होता है। हाँ, और इसमें 13 मुख्य तार होते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प है इसके बजाने की शैली, जिसे मींड कहते हैं। ये मींड एग्जैक्टली क्या है? मींड केवल एक शैली नहीं है, बल्कि सितार की आत्मा है। जब वादक बाएं हाथ से तार को खींचता है
तो वो केवल स्वर नहीं बदलता। अच्छा, तो वो दो सुरों के बीच की खाली जगह को भरता है। बिल्कुल, एक निरंतर ध्वनि से। इसी मींड के कारण सितार इंसानी आवाज के सबसे करीब पहुंच पाता है। ये तकनीक तो अद्भुत है, लेकिन अगर हम इसके पूर्वजों की तलाश करें तो हमें वीणा तक पहुंचना होगा, है ना? हाँ, वीणा प्राचीन उत्पत्ति वाला वाद्य है। इसे न केवल सितार बल्कि गिटार और बैंजो की भी जननी माना जाता है। लगभग 1.5 मीटर लंबी इस वीणा में 24 ब्रास या पीतल के फ्रेट्स यानी पर्दे होते हैं, और इसे मुख्य रूप से जैकवुड की लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें 4 मुख्य तार होते हैं। और यहाँ जैकवुड के इस्तेमाल का एक विशेष कारण है। इस लकड़ी का घनत्व या डेंसिटी ऐसी होती है कि ये पीतल के उन 24 फ्रेट से पैदा होने वाले कंपन को बहुत लंबे समय तक गूंजने देती है। सच में हर एक सामग्री के पीछे विज्ञान है। अच्छा, वहीं दूसरी ओर अगर हम सरोद की बात करें, जो आकार में सितार और वीणा दोनों से छोटा होता है। सरोद का विज्ञान थोड़ा अलग है। इसमें अधिकतम 25 तार तक होते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका फिंगर बोर्ड है, जो लकड़ी का नहीं बल्कि स्टील का होता है। स्टील का फिंगर बोर्ड। आमतौर पर तो वाद्य यंत्रों में लकड़ी के फिंगर बोर्ड होते हैं ना, ताकि उंगलियां आसानी से टिक सके। इसे स्टील से क्यों ढका जाता है? क्योंकि सरोद में फ्रेट्स या पर्दे नहीं होते। स्टील का चिकना फिंगर बोर्ड वादक को अपनी उंगलियों को तारों पर निर्बाध रूप से सरकाने की सुविधा देता है। अच्छा, ताकि एक स्वर से दूसरे स्वर तक बिना टूटे पहुंचा जा सके। बिल्कुल। और सरोद का निचला हिस्सा गोल होता है। इसे बनाने के लिए एबोनी, कोकोबोलो या नारियल के खोल जैसी बेहद कठोर लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। जो ध्वनि को सोखने के बजाय उसे बाहर की तरफ धकेलती हैं। सही कहा। अब लकड़ियों और तारों का ये खेल संतूर में जाकर एक बिल्कुल ही अलग रूप ले लेता है। हाँ, संतूर में तो 40 से लेकर 100 तक तार होते हैं, जो आमतौर पर स्टील, ब्रास या कॉपर के हो सकते हैं। और सबसे खास बात, इसे उंगलियों से नहीं खींचा जाता, बल्कि लकड़ी के बने बेहद हल्के मैलेट्स से उन तारों पर आघात किया जाता है, जिससे संतूर की ध्वनि बहुत ही तीव्र और अलग हो जाती है। लेकिन इन सभी तत्वाद्यों सितार, वीणा, सरोद, संतूर के बीच एक ऐसा वाद्य है जो हमेशा पृष्ठभूमि में रहता है। तानपुरा। हाँ, मुझे तानपुरा की भूमिका हमेशा किसी विशाल इमारत की नींव जैसी लगती है। वो कभी सामने से दिखाई नहीं देती, उसकी अपनी कोई अलग धुन नहीं होती, लेकिन वो पूरे राग के ढांचे को साधे रखती है। बहुत सुंदर उपमा है। तानपुरा मध्य पूर्वी वाद्य तंबूर से विकसित हुआ है और इसमें कोई सारिका या पर्दे नहीं होते। इसका एकमात्र काम है मंद्र संगीत या एक बेस नोट प्रदान करना। इसमें 4 तार होते हैं जो आमतौर पर सा सा सापा या सा सा सामा के क्रम में मिलाए जाते हैं। और तानपुरा का शरीर एक अद्भुत ध्वनिक इंजीनियरिंग का नमूना है। इसके 6 प्रमुख अंग होते हैं। आधार में तुम्बा होता है, जो असल में एक सूखी हुई लौकी है, जो ध्वनि को गूंजने के लिए एक खाली कक्ष या रेजोनेटिंग चेंबर प्रदान करता है। बिल्कुल। इस तुम्बे के ऊपर जो लकड़ी का खोखला हिस्सा होता है, उसे तबली कहते हैं। और इसी तबली के ऊपर घोड़ाचिया ब्रिज होता है, जिस पर तार टिकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान काम करता है। हाँ, जिसे जिवारी कहते हैं। जी, घोड़ाच और तार के बीच एक बहुत ही बारीक धागा या सूत रखा जाता है। यह धागा तार की झंकार को कई गुना बढ़ा देता है। और नीचे की तरफ तार कील या लंगोट से बंधे होते हैं। सबसे बारीक ट्यूनिंग के लिए मनका का इस्तेमाल होता है। मतलब वे हाथी दांत या मोती के छोटे टुकड़े, जिन्हें खिसका कर स्वर को एकदम सटीक बिंदु पर लाया जाता है। बिल्कुल। अब तारों की इस दुनिया से आगे बढ़ें तो संगीत को एक धड़कन की जरूरत होती है। यहीं से हमारा दूसरा वर्ग शुरू होता है, अवनद वाद्य, मेम्ब्रेनोफोन्स। साधारण शब्दों में कहें तो एक खोखले बर्तन या ढांचे पर चमड़ा या झिल्ली मढ़कर जब उसे आघात से बजाया जाता है। और इन वाद्यों की उत्पत्ति की कहानी किसी पौराणिक चलचित्र जैसी लगती है। नाट्यशास्त्र में कथा है कि स्वाति मुनि ने एक बार तालाब में कमल के पत्तों पर बारिश की बूंदों के गिरने की लयबद्ध ध्वनि सुनी। अरे वाह! उस प्राकृतिक ताल से प्रेरित होकर उन्होंने पुष्कर, मृदंग और दर्दुर जैसे वाद्यों का निर्माण किया। लेकिन ये केवल भारतीय कथाओं तक सीमित नहीं है। बौद्ध और तिब्बती साहित्य में भी इसका उल्लेख है। चीनी और तिब्बती यात्रियों ने इसे ऊर्ध्वमुखी ड्रम यानी ऊपर की ओर मुंह वाले ड्रम कहा है। हाँ, और तिब्बती साहित्य में पुष्कर को जोंगपा नाम से जाना गया है।
ये दिखाता है कि ताल वाद्य कैसे भौगोलिक सीमाओं को पार कर रहे थे। जब सीमाओं और इतिहास की बात आती है तो तबला की उत्पत्ति सबसे बड़ी पहेली बनकर सामने आती है। अक्सर इतिहास की किताबों में पढ़ने को मिलता है कि 1738 ईस्वी में अमीर खुसरू द्वितीय ने एक पखावज को बीच से काटा और तबला बना दिया। लेकिन ये सिद्धांत पुरातात्विक साक्ष्यों के सामने टिक नहीं पाता। अगर हम 500 ईसा पूर्व की भाजे गुफाओं या कर्नाटक के होयसलेश्वर मंदिर की प्राचीन मूर्तियों को देखें तो वहां क्या मिलता है? वहां स्पष्ट रूप से तबले के समान ऊर्ध्वमुखी वाद्य बजाते हुए आकृतियां उकेरी गई हैं। ये पत्थर पर उकेरे गए प्रमाण साबित करते हैं कि पखावज काटने वाली कहानी केवल एक भ्रांति है। मतलब तबले का अस्तित्व अमीर खुसरो से सदियों पुराना है। एक बहुत बड़ा तथ्य है जो परीक्षाओं के लिए जरूरी है। अब अगर तबले की भौतिकी को देखें तो ये एक साधारण ड्रम से कहीं ज्यादा जटिल है। बिल्कुल। तबले के बीचों बीच जो काला हिस्सा होता है, जिसे स्याही कहते हैं, वो दरअसल चावल या गेहूं के मंड का एक विशेष लेप है। और स्याही का विज्ञान बहुत ही उन्नत है। एक साधारण चमड़ा केवल एक नीरस सी थप की आवाज करता है, लेकिन जब उस पर लोहे के बुरादे और मंड की स्याही लगाई जाती है तो वो चमड़े के वजन को इस तरह से बदल देती है कि उससे कई तरह के स्वर या हार्मोनिक ओवरटोन्स पैदा होने लगते हैं। पंजाब में तो आटे के लेप वाले बाएं तबले को धामा तक कहा जाता है। और इस स्याही और बाहरी किनारे के बीच के हिस्से को सुर या मैदान, जिसे लव भी कहते हैं, वो कहा जाता है। सबसे बाहरी हिस्से को चाट या चांटी। और ट्यूनिंग देखिए, दायां तबला आमतौर पर सा या प पर ट्यून होता है, जबकि बायां तबला एक बेस ड्रम की तरह मंद्र पंचम पे सेट होता है। तबले का वादन पूरी तरह से उंगलियों की कलात्मक गति पर निर्भर करता है, जैसे ता, तिन, ना। ये मृदंग या पखावज से बिल्कुल अलग है ना? हाँ, पखावज और मृदंग को क्षैतिज रखा जाता है और उसे बजाने में पूरे पंजे और हथेली का भारी उपयोग होता है। इतिहास में ख्याल गायन के साथ पहले पखावज बजाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे तबले की सूक्ष्मता ने उसकी जगह ले ली। अवनद्ध वाद्यों में फ्रेम ड्रम्स भी एक बड़ी श्रेणी है, जैसे डफ, जो फारसी मूल का माना जाता है। ये बिना घुंघरू वाला मध्यम या बड़ा फ्रेम ड्रम है। डिमडे इसका एक छोटा रूप है। और दक्षिण भारत में खंजीरा का प्रयोग होता है, जो एक छोटा फ्रेम ड्रम है जिसमें केवल एक जिंगल या घुंघरू लगा होता है। और एक होता है पटा, जो हाथों से बजाए जाने वाला अनुष्ठानिक वाद्य है। तो सुर और ताल स्थापित होने के बाद संगीत में प्राण फूंकने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। ये हमें तीसरे वर्ग की ओर ले जाता है, सुषिर वाद्य। ये वाद्य हवा के प्रवाह और सांस के नियंत्रण यानी ब्रेथ कंट्रोल से बचते हैं। इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में समझा जा सकता है। छिद्र आधारित, जैसे बांसुरी, रीड वाले वाद्य जिनमें ईख कंपन करती है, और धौकनी या बैलो वाले वाद्य। रीड वाले वाद्यों में शहनाई का नाम आते ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की याद आती है, लेकिन शहनाई का विकास बहुत ही अप्रत्याशित जगह से हुआ है। हाँ, ये दरअसल सपेरों द्वारा बजाई जाने वाली पुंगी का एक सुधरावा रूप है, जिसे पहले सुरनाल कहा जाता था। लकड़ी की एक नली जो नीचे से चौड़ी होती है। 6 से 9 छिद्रों वाली ये शहनाई एक दोहरे ईख वाला यंत्र है, जिसे उत्तर भारत में सबसे शुभ माना जाता है। और दक्षिण भारत में इसी की तर्ज पर नादा स्वरम का वादन होता है, जिसे वहां मंगला वाद्यम कहा जाता है। इसकी भौतिक संरचना बहुत विशाल है। ये दुनिया के सबसे लंबे गैर पीतल ध्वनिक उपकरणों में से एक है। और इसे आछा वृक्ष की लकड़ी से तराशा जाता है। इसके 3 मुख्य अंग होते हैं, कुजल, थेमेरु और आसू। इसमें उंगलियों के लिए 7 छेद होते हैं और स्वर को मोम से सेट करने के लिए 5 अतिरिक्त छेद होते हैं। और इसे अक्सर थाविल ड्रम के साथ संगत में बजाया जाता है। लेकिन वायु वाद्यों में एक वाद्य ऐसा है जिसका इतिहास सबसे ज्यादा चौंकाता है। हम बात कर रहे हैं हारमोनियम की। बिल्कुल। भारतीय संगीत की कल्पना आज हारमोनियम के बिना असंभव है, लेकिन इसका आविष्कार 1842 में पेरिस में अलेक्जेंडर डेबेन ने किया था। हाँ, और 19वीं सदी में जब ईसाई मिशनरी इसे भारत लाए तो ये अपने मूल रूप में भारतीय संगीत के लिए व्यवहारिक नहीं था, क्योंकि इसे कुर्सी पर बैठकर पैरों की धौंकनी से बजाया जाता था। इसे भारतीय जमीन पर उतारने का काम कलकत्ता के द्वारकानाथ घोष यानी ड्वार्किन एंड सन्स ने किया। उन्होंने इसे हाथ धौंकनी में बदल दिया ताकि संगीतकार जमीन पर बैठकर इसे बजा सकें। और 18 नवंबर 1882 को मराठी नाटक शकुंतला में दादा मोडक द्वारा पहली बार इसका एक प्रमुख वाद्य के रूप में प्रयोग किया गया।
ये एक स्वतंत्र रीड वाद्य है। एक फ्रांसीसी वाद्य का इतना गहरा भारतीकरण सच में सांस्कृतिक विलय का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब जब हमारे पास तार, चमड़े और हवा के वाद्य हैं, तो संगीत की इस पूरी जटिल संरचना को एक लय में बांधे रखने के लिए कुछ चाहिए। यहीं प्रवेश होता है घन वाद्यों का। घन वाद्य वो ठोस उपकरण हैं जो स्वयं अपनी ही धातु या लकड़ी के कंपन से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और इनकी सबसे बड़ी वैज्ञानिक विशेषता ये है कि इन्हें ट्यून करने की आवश्यकता नहीं होती। ये मुख्यतः ताल और लय को स्थिरता प्रदान करने के लिए होते हैं। इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं मंजीरा या झांझ जैसे धातु के वाद्य, या दक्षिण भारत का मिट्टी का बर्तन जिसे घटम कहते हैं। हाँ, घुंघरू युक्त धातु का वाद्य चिमटा, और यहाँ तक कि जल तरंग या काष्ठ तरंग जैसे मेलोडिक एडियोफोन भी इसी श्रेणी में आते हैं। अगर इसे आधुनिक तकनीक से जोड़ें तो घन वाद्य असल में एक मेट्रोनोम की तरह काम करते हैं। बिल्कुल, जो कई सारे वाद्य यंत्र एक साथ बज रहे हों तो मंजीरे की वो तेज आवाज बाकी सभी ध्वनियों को चीरती हुई संगीतकारों को एक समान लय पर बनाए रखती है। अब इन सभी स्रोतों और जानकारियों को अगर हम संश्लेषित करें तो परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए एक स्पष्ट ढांचा उभर कर आता है। मतलब इस पूरे अध्ययन का ब्रह्मास्त्र ये है कि तथ्यों को रटने के बजाय उनके पैटर्न को समझना होगा। तो हम चलिए एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। तैयार हों। सबसे पहले नाट्य शास्त्र के वे 4 वर्ग पूरी ध्वनि विज्ञान का आधार हैं। और तारों की संख्या वीणा में 4, सितार में 13 और सरोद में 25। स्टैटिक तथ्यों में तानपुरा के अंग हैं तुम्बा, तबली, मनका, और तबले के अंग हैं स्याही और लव। और डायनामिक तथ्यों में 2017 ग्रैमी विजेता संदीप दास और शहनाई के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वन लाइनर्स की बात करें तो पुंगी का सुधरा रूप है शहनाई। हाथ धोकनी वाद्य का भारतीयकरण किया ड्वार्किन एंड सन्स ने 1882 में। और मंगला वाद्य में नागस्वरम जो आचवृक्ष से बनता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार रिवीजन हो गया। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जिस पर चिंतन करना चाहिए। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ही सेकंड में संगीत बना सकती है। लेकिन फिर भी 2000 साल पुराना भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आज भी हमारे संगीत का, हमारी समझ का और हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं का मूल आधार बना हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन प्राचीन ऋषियों ने केवल संगीत नहीं बनाया था, उन्होंने ध्वनि के भौतिक विज्ञान को डिकोड किया था। क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि हमारी संस्कृति की जड़ें हमारी आज के वैज्ञानिक सोच से भी कहीं ज्यादा गहरी हैं? ये वास्तव में एक ऐसा विचार है जो इतिहास को देखने का नजरिया बदलने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, ये केवल कुछ अंकों का सवाल नहीं है, बल्कि उस विरासत को समझने का मौका है जिसने हमारी पहचान गढ़ी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।